नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह प्रतिज्ञा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होना चाहिए था कि मैं बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज लगातार चालू की हो, ठीक है ना। और इसमें से जो आज अपना जो टॉपिक जो आज आपका पार्ट होने वाला है वह बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 5 आप लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके पहले हमने 4 पार्ट को कवर कर चुका है, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक को हमने अच्छी तरह से क्लियर किया है। तो जो भी पहली बार इस बायोटेक्नोलॉजी का जो पहली बार इस पार्ट को देख रहे हैं, इसके पहले आप लोग जाकर हमारे प्लेलिस्ट में 4 भागों को और देख लीजिए। और साथ में ही हमने अन्य भी जो टेक्नोलॉजी के पार्ट जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, और आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, अन्य टॉपिकों को भी हमने कवर किया हुआ है, ठीक। तो जो आज आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 5, भाग 5, और इसके अंतर्गत जो आज अपना जो पहला टॉपिक होगा वह होगा बहुगुणिता, बहुगुणिता या इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं इसको, पॉलीपोलाइडी, ठीक है ना, पॉलीपोलाइडी। क्लियर। सबसे पहले आप लोग समझते हैं बहुगुणिता क्या होता है। बहुगुणिता क्या होता है तो आपको समान तौर पर पता होना चाहिए, कि जब किसी भी जीव के आप लोग गुणसूत्र की बात करते हैं, जब किसी भी जीव के गुणसूत्र की बात करते हैं तो उनका गुणसूत्र हमेशा या सदैव जोड़े पर ही होता है। जैसे मैं बात करूंगा, मानव में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह 46 होती है, तो यह 23 जोड़ों पर पाया जाता है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं कि जो गेहूं में गुणसूत्र की बात करता हूं मैं, तो यह 14 होती है, अर्थात यह 7 जोड़े पर पाई जाती है। इस आधार पर आपको याद रखना है कि जो जीवों में गुणसूत्र की संख्या जो पाई जाती है, जो जीवों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वह जोड़े पर पाए जाते हैं, अर्थात द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। मतलब कि जो जीवों में गुणसूत्र होते हैं वह कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं, मतलब कि डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब द्विगुणित को डिप्लॉयड बोलेंगे, अर्थात जब 2 गुना जोड़े में होगा, 2 जोड़ों में होगा, उसे आप लोग डिप्लॉयड बोलेंगे। तो बहुगुणित मतलब जब बहुत सारे गुणे पर आधारित हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे आप लोग? पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। क्लियर। तो आपको बहुगुणिता समझ में आया कि बहुगुणिता क्या कहलाता है। तो आप सरल भाषा में समझ सकते हो कि जितने भी जीव होते हैं उनके जो गुणसूत्र होते हैं वह हमेशा द्विगुणित होते हैं। मतलब कि जो गुणसूत्र का दो गुणसूत्रों का एक जोड़ा द्विगुणित होता है। तो इस प्रकार से आप लोग जब इसको द्विगुणित बोलेंगे, तो जब बहुत सारे जोड़े बन जाएंगे उसे आप लोग क्या बोल देंगे? बहुगुणिता बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बहुगुणिता बोल देंगे। क्लियर। बात समझ में आई? अब यहां समझना है कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो याद रखना कि जब आप लोग किसी भी जीव के गुणसूत्रों के जोड़े को या गुणसूत्र की संख्या को गुणसूत्र के जोड़े की संख्या को कई गुना में चेंज कर देते हैं या कई गुना कर देते हैं, उसे ही आप लोग क्या बोल देते हैं? बहुगुणिता बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप जब देखेंगे कि जब अमेरिका के वैज्ञानिक नॉर्मन बुलरॉक, क्या है? नॉर्मन बुलरॉक, आप लोगों ने इसको नाम सुना होगा। इन्हें विश्व में कृषि क्रांति का जनक माना जाता है। कृषि क्रांति का या हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नॉर्मन
बुललॉग को, ठीक है ना, बुलरॉग को, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था कि जो गेहूं है तो गेहूं में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह कितनी होती है, 14 होती है। कितनी होती है, 14। तो ये कितना होगा, द्विगुणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। और यदि इनकी संख्याओं को बढ़ा दिया जाए तो ये कैसे हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। मतलब कि ये द्विगुणित था। कैसा था, द्विगुणित था, क्योंकि ये 2 गुना था। क्या था, ये 2 गुना के आधार पर था। और जब इसके आप लोग बहुत गुणित कर देंगे, जो बहुत गुणा करके आधार पर करेंगे, वो क्या कहला जाएगा, बहुगुणता का आधार कहला जाएगा। समझ पा रहे हैं अब मैं क्या बता रहा हूं। बहुगुणता किसे कहते हैं, तो समान तौर पर गुणसूत्रों की संख्या को कई गुना परिवर्तन कर देना या कई गुना बढ़ा देना, या गुणसूत्र संख्या को कई गुना बढ़ा देना बहुगुणता कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा जब गुणसूत्र को बढ़ाएंगे तो वह पूरा गुणसूत्र बढ़ाएंगे, उसको पूरा का पूरा गुणसूत्र को क्या करेंगे, गुणे पर आधार में करेंगे, 3 गुना करेंगे या 6 गुना करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। अर्थात कोई एक गुणसूत्र को नहीं बढ़ा सकते हैं। एक गुणसूत्र बढ़ाने पर रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। यदि पूरे गुणसूत्रों को आप लोग कई गुना बढ़ा देंगे वह बहुगुणता कहलाएगा। और यहां से एक बात और याद रखना है, जब गुण सूत्रों की संख्या बढ़ाई जाती है, जब गुण सूत्रों को कई गुना कर दिया जाता है तो उनकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, उनकी जो क्षमता होती है वह भी बढ़ जाती है। ठीक है ना। इस आधार पर ही जितनी फसलें आज के वर्तमान परिदृश्य पर चल रही हैं, जितनी भी वर्तमान परिदृश्य पर जो फसलें चल रही हैं, उनमें बहुगुणता का उपयोग किया गया है। जैसे एग्जांपल मैंने आप लोग को बताया कि जो पहले गेहूं होता था उनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती थी, 14 होती थी, मतलब वो द्विगुणित होती थी। इसको आप लोगों ने बढ़ाकर 6 गुना कर दिया, जिससे कि वर्तमान स्थिति में गेहूं की जो उत्पादक क्षमता है वह क्या हो गई, बढ़ गई। तो याद रखिएगा, जितनी भी वर्तमान स्थिति में जितनी फसलें होती हैं सब में बहुगुणता के माध्यम से उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जा चुका है। ठीक, ये बहुगुणता केवल फसलों में नहीं, जंतुओं पर भी या मानव पर भी किया जा सकता है। ठीक है ना। यदि मानव के गुणसूत्र को भी बढ़ाकर यदि कई गुना कर दिया जाए तो मानव का भी आकार, मानव की भी क्षमता कई गुना हो सकता है। ठीक, तो बहुगुणता सरल भाषा समझ आई। बहुगुणता क्या है, गुणसूत्रों का कई गुना बढ़ा देना बहुगुणता कहलाता है। और बहुगुणता के आधार पर ही जो जीव होते हैं, जो पादप होते हैं, उनमें उत्पादक क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, ये कहलाता है आपका बहुगुणता। ये छोटा सा टॉपिक था, इसको समझ लीजिएगा। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बात तो इसमें से और याद रखना है कि बहुगुणता के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी होता है या उत्प्रेरक का काम करता है। तो याद रखना, कॉल्चिसिन, बहुगुणता के लिए, मतलब कि जो गुणसूत्र की संख्या को बढ़ाने के लिए, कई गुना बढ़ाने के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी होता है, तो कॉल्चिसिन रसायन उत्तरदायी होता है। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे बात करता हूं मैं, अब नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करता हूं तो उसको समझ के रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है ना। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, किसकी बात कर रहे हैं आप लोग, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल, इसको हिंदी में आप लोग स्तंभकार कोशिका भी बोल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझना है कि ये क्या है, ये स्टेम सेल क्या है। इसके पहले मैंने बता चुका है स्टेम सेल क्या है, तो पहले आप लोग परिभाषा लिख लीजिए, इसके बाद मैं सरलता भाषा में आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है ना। स्टेम सेल के बारे में समझ लीजिएगा।
अविभेदित व विभाजन की क्षमता रखने वाली कोशिका स्तंभ कोशिका कहलाती है। समझिएगा, ऐसी कोशिका जो अविभेदित होती है, मतलब कि जो विभाजित नहीं होती है, लेकिन उसमें विभाजन की क्षमता होती है, वह विभाजन कर सकता है, उस प्रकार की कोशिका को आप लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ कोशिका या स्टेम सेल बोलते हैं। समझ लीजिएगा, ऐसी कोशिका जो कि विभाजित नहीं होती है, विभाजन का क्षमता उसके पास होता है, उसे आप लोग क्या बोल देते हैं? स्तंभ कोशिका बोल देते हैं। ठीक, अब दूसरी बात समझना है यहां से, स्तंभ कोशिका इतनी महत्वपूर्ण कोशिका है कि जो स्तंभ कोशिकाएं होती हैं, स्तंभ कोशिका से हम किसी भी अंग की, किसी भी बॉडी की संरचना या उसका निर्माण कर सकते हैं। स्तंभ या आधार मान सकते हैं इसे, मतलब संपूर्ण शरीर के प्रत्येक अंग का जो आधार होता है वह क्या होता है आपका स्तंभ कोशिका होता है। समझ में आई? ऐसी कोशिका जिनमें किसी प्रकार से विभाजन नहीं हुआ है, अपने आप में वो पूर्ण कोशिकाओं को निर्माण कर सकती हैं, पूरे अंग को बना सकती हैं, ये कहलाती हैं आपकी स्तंभ कोशिका। केवल अभी इतना समझना है, बाकी सारी चीजें आपको अभी आगे समझ में आ जाएंगे। ठीक, अब मैं बात करता हूं स्तंभ कोशिका। सर समझ में आ गया कि ऐसी कोशिका जो कि अविभेदित होती है, मतलब विभाजित नहीं होती हैं, उनमें विभाजन की क्षमता होती है, ऐसी कोशिका को हम स्तंभ कोशिका बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्तंभ कोशिका बोल देते हैं। अब लेकिन याद रखिएगा, हमारे शरीर पर या किसी भी जीव के शरीर पर स्तंभ कोशिका कई प्रकार से होती हैं। तो सबसे पहले अपन को देखना है स्तंभ कोशिका का वर्गीकरण। क्या देखना है? स्तंभ कोशिका का वर्गीकरण। ठीक है ना? तो मैं याद रखिएगा, स्तंभ कोशिका का वर्गीकरण मैं दो आधार पर करता हूं। एक मैं उत्पत्ति के आधार पर बात करूंगा, और दूसरी मैं बात करूंगा क्षमता के आधार पर। किसकी बात करूंगा? क्षमता के आधार पर। ठीक है ना? क्षमता के आधार पर। एक बात करता हूं मैं उत्पत्ति के आधार पर, दूसरी बात करता हूं मैं क्षमता के आधार पर। तो याद रखिएगा, स्टेम कोशिका उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार से होंगी और क्षमता के आधार पर कितने प्रकार से होंगी। तो सबसे पहले आप लोग जो बात करेंगे वह होगी युग्मनज स्टेम सेल। मतलब कि युग्मनज स्टेम सेल का मतलब क्या हुआ? आप लोग को पता है युग्मनज क्या कहलाता है? जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, इससे जाइगोट का निर्माण होता है, मतलब कि युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, और आप लोग को यही पता है कि जब स्पर्म और ओवम से जाइगोट बनता है, तो ये जाइगोट में क्या होता है? विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है। इस प्रकार से विभाजन होता है और जाके भ्रूण का निर्माण होता है। यह आपको पता होना चाहिए, है ना? तो ये क्या होता है? जाइगोट, युग्मनज। तो याद रखिएगा, युग्मनज कैसी कोशिका है? क्योंकि इसमें अभी विभाजित नहीं है। मैंने बताया था परिभाषा में, ये अभी विभाजित नहीं है, अभी बटी हुई नहीं है, लेकिन ये बट जाएगी। लगातार इनका विभाजन होता जाएगा, और विभाजन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होगा। क्या होगा? एम्ब्रियो का निर्माण होगा। और मैंने आप लोग को जब जुड़वे बच्चे के बारे में बताया था, ट्विंस के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि जब यहाँ विभाजन होता है, तो यदि किसी कारणवश ये दोनों युग्मनज अलग अलग हो जाते हैं, तो इनसे जुड़वा बच्चों का निर्माण होता है। मतलब कि आपने देखा स्टेम सेल क्या है? जो विभाजित नहीं है, लेकिन विभाजन की क्षमता है इसमें।
ठीक है ना। और यह कोशिका एक नए कोशिका का निर्माण कर सकता है, या एक नए अंग का निर्माण कर सकता है, या एक नए शरीर का निर्माण कर सकता है। जैसे मैंने आप लोग को यहां बताया भी था कि यहां से जब ये युग्मनज का जब निर्माण होता है, तो ये जब यहाँ किसी प्रकार से इस युग्मनज में कोई क्या हो जाता है, ये बट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, तो इनसे जुड़वा बच्चों का निर्माण होता है ना। तो आपने देखा इस कोशिका में ही इतनी क्षमता है कि विभाजन के पश्चात दो बॉडी का निर्माण, मतलब कि जुड़वे बच्चों का निर्माण कर सकता है। ठीक, तो ये कहला जाएगी पहली आपकी उत्पत्ति के आधार पर युग्मनज स्टेम सेल। ठीक, अब मैं दूसरी बात करता हूं, भ्रूणी स्टेम सेल की बात करता हूं। दूसरी बात करूंगा मैं भ्रूणी। तो भ्रूणी स्टेम सेल क्या कहलाती है, जब युग्मनज के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और इस एम्ब्रियो में भी ये भी एक अपने आप में अविभाजित कोशिका होती है। ठीक है ना। जब इसमें विभाजन होता है तो इनमें अलग अलग अंगों का निर्माण होता है, और अलग अलग अंगों के निर्माण के बाद इसमें वृद्धि होती है, जब जाके किसका निर्माण होता है, शिशु का निर्माण होता है। क्या होता है, शिशु का निर्माण भी होता है। तो आपने इसमें भी देखा कि जो भ्रूणी होती है, भ्रूणी अविभाजित है। जब इसमें विभाजन होगा तो इसमें इतनी क्षमता होगी कि ये अलग अलग अंगों का निर्माण करेगी, अलग अलग अंगों का निर्माण करेगी, उससे फिर एक बॉडी का निर्माण करेगी, और उससे शिशु का निर्माण होगा। तो ये भ्रूणी कोशिका भी एक प्रकार की स्टेम सेल कहलाती है। इनमें भी इतनी क्षमता होती है कि एक नए अंग को, एक नए बॉडी को निर्माण कर सकता है। इसके बाद बात करूंगा मैं वयस्क स्टेम सेल। किसकी बात करूंगा मैं, वयस्क। तीसरा नंबर है वयस्क स्टेम सेल। ठीक है ना। अब देखिएगा ये बहुत ही इजी है, ये बहुत ही इजी है। कैसे इसको समझ पाएंगे आप, तो इसमें समझना है आप लोगों को कि वयस्क स्टेम सेल क्या है। वयस्क मतलब पता है, जो जनरली बड़े हो जाते हैं या फिर जवान हो जाते हैं, वयस्क कहलाएंगे, है ना। जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी वयस्क में आती है। किस प्रकार से आती है, वयस्क में आती है। तो याद रखिएगा ये किस प्रकार से होती है, कहाँ होती है, किस प्रकार से पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि वयस्क मनुष्य के प्रत्येक अंग में, वयस्क मनुष्य के प्रत्येक अंग में, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हृदय हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो अमाशय हो, कोई भी अंग हो, उन अंगों में एक ऐसी कोशिका पाई जाती है, जिस कोशिका के माध्यम से हम एक नए अंग का निर्माण कर सकते हैं। मतलब कि यदि बात करूंगा, किडनी में एक ऐसी कोशिका पाई जाएगी कि उस कोशिका के माध्यम से हम एक दूसरा किडनी बनाने की क्षमता रखते हैं। यदि मैं बात करूंगा हृदय की, तो हृदय में एक ऐसी कोशिका पाई जाएगी कि वह दूसरे हृदय को बनाने की क्षमता रखती है। ऐसी कोशिका को हम वयस्क स्टेम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वयस्क स्टेम सेल बोलते हैं। ठीक, अब तीसरा नंबर आता है, तीसरा नंबर जो आता है आपका, वह आता है आईपीएस। क्या आता है, चौथा नंबर जो आपका आएगा आईपीएस। क्या आता है, आईपीएस, इंड्यूस्ड प्लूरीपोप्टेन। याद रखिएगा, पेप्टेन क्या होगा, इंड्यूस, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा इसको, इंड्यूस्ड प्लूरीपेप्टेन स्टेम सेल। ठीक है ना। इसको आप लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, प्रेरित प्लूरीपेप्टेन स्टेम सेल। ठीक है ना। प्रेरित प्लूरीपेप्टेन सेल। समान भाषा में समझिए कि आईपीएस क्या कहलाता है। ठीक है ना। समान भाषा में आप ये समझिएगा आईपीएस क्या कहलाता है। ठीक, तो याद रखिएगा
आपने स्टेम सेल तो समझ गए कि स्टेम सेल क्या कहलाता है। तो ऐसी कोशिका जो अविभाजित हो, उसमें विभाजन की क्षमता हो और उसके माध्यम से एक नए ऑर्गन का निर्माण कर सके, एक नई बॉडी का निर्माण कर सके, वह स्टेम सेल कहलाएगी। तो याद रखिएगा, जो स्टेम सेल होती है, स्टेम सेल होती है, तो स्टेम सेल को बनाने के लिए या फिर एक ऐसा जो जीन होता है, एक ऐसा जीन होता है या फिर वह जीन बोलिए, वह जीन जिसके कारण, या ऐसा लिख सकते हैं आप, वह जीन जिसके कारण स्टेम सेल का निर्माण होता है, उसे आईपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईपीएस। स्टेम सेल आपने समझ में आ गया होगा, लेकिन अब यहां यह समझना है, वह जीन जिसके कारण से स्टेम सेल का निर्माण होता है, वह जीन जिसके कारण से स्टेम सेल का निर्माण होता है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? आईपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईपीएस बोलते हैं। ठीक है ना? समझ में आया? चलिए, अब आगे बात करूंगा मैं दूसरे क्षमता के आधार पर बात करूंगा मैं। किसके आधार पर बात करूंगा मैं? क्षमता के आधार पर, कि क्षमता के आधार पर कितने प्रकार के स्टेम सेल होती हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा यूनिपोटेंट। किसकी बात करूंगा मैं सबसे पहले? यूनिपोटेंट की बात करूंगा। इसको आप लोग समझ सकते हैं, जो यूनिपोटेंट कोशिका होती हैं, ये जो यूनिपोटेंट टाइप्स की जो कोशिका होंगी, यह केवल एक अंग का निर्माण कर सकेंगी। मतलब कि यदि किडनी की यूनिपोटेंट कोशिका, तो किडनी का ही निर्माण कर सकती है, अदर ऑर्गन का निर्माण नहीं कर सकती है। ठीक है ना? दूसरी बात करूंगा मल्टीपोटेंट की बात करूंगा मैं। किसकी बात करूंगा? मल्टीपोटेंट की बात करूंगा। तो जो मल्टीपोटेंट कोशिका होती है, यह बहुत अंगों का निर्माण कर सकती है। मतलब बहुत सारे अंगों का निर्माण यह कर सकती है। तीसरी बात करूंगा मैं ओलियोपोटेंट। किसकी बात करूंगा मैं? ओलियोपोटेंट। याद रखिएगा, जो ओलियोपोटेंट होता है, वो कुछ प्रकार के ही अंगों का निर्माण कर सकता है, सही प्रकार के अंगों का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है ना? और जो यूनिपोटेंट होता है वो एक प्रकार का, जो मल्टीपोटेंट होता है वो बहुत सारे, और जो ओलियोपोटेंट होता है कुछ ही अंगों का निर्माण कर सकता है, संपूर्ण अंगों का निर्माण भी नहीं कर सकता है। ठीक। चौथी प्रकार की जो कोशिका की मैं बात करूंगा, वह होगी आपकी प्लूरीपोटेंट होगी। क्या होगी? प्लूरीपोटेंट। कैसी होगी? प्लूरीपोटेंट होगी। अब याद रखिएगा, प्लूरीपोटेंट कोशिका ऐसी कोशिका होती हैं जो संपूर्ण सभी अंग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सभी अंग बना सकते हैं, मतलब बॉडी का एक एक पार्ट बना सकते हैं, लेकिन एक को छोड़कर, जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। याद रखिएगा, ये जो प्लूरीपोटेंट कोशिका होती है, ये सभी अंगों का निर्माण कर सकती है, केवल एक कोशिका को छोड़कर, वह कोशिका होती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की कोशिका मैंने बताया था कि जब गर्भावस्था में शिशु गर्भ में होता है, तो शिशु और माता का जो संबंध होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, जो गर्भावस्था में जो शिशु और माता का संबंध होता है, वह प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? प्लेसेंटा के माध्यम से होता है, जिसे आप लोग क्या बोल देते हैं? प्लूरीपोटेंट बोल देते हैं, प्लेसेंटा बोल देते हैं। तो प्लेसेंटा का निर्माण बस आप लोग प्लूरीपोटेंट से नहीं कर सकते हैं, बाकी प्रत्येक अंग का निर्माण प्लूरीपोटेंट से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई। और एक नेक्स्ट जो कोशिका आती है इसमें, वह आती है टोटीपोटेंट। किसके बारे में बात करता हूं मैं? टोटीपोटेंट कोशिका। अब बात करता हूं मैं, ठीक है ना, टोटीपोटेंट कोशिका कौन सी कोशिका कहलाती हैं? तो टोटीपोटेंट कोशिका जो पूर्ण
पूर्ण जीव का निर्माण कर सके, जो पूर्ण जीव का निर्माण कर सके उसे आप लोग क्या बोल देते हैं, टोटीपोटेंट कोशिका बोलते हैं। जो संपूर्ण जीव का निर्माण कर सके उसे टोटीपोटेंट कोशिका में बोलते हैं। यदि आप लोग को याद होगा तो टोटीपोटेंट कोशिका किसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा मैंने बताया था कि जब जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट के निर्माण से लेके जब इसमें लगातार विभाजन होता है 2n से 4n, 4n से 8n, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐसे लगातार जब बढ़ता रहता है तो 1024 विभाजन तक, 1024 कोशिका के विभाजन तक जो कोशिकाएं यहाँ होती हैं, मतलब जाइगोट से भ्रूण के जो विभाजन का दौरान होता है तो यह 2n से लेके 1024 तक का होता है। तो इनके जो बीच की कोशिका होती हैं इसे ही आप लोग क्या बोल देते हैं, टोटीपोटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंट बोलते हैं। और ये टोटी जो पोटेंट होते हैं इनकी क्षमता पूर्ण जीव की, किसकी, इनकी क्षमता पूर्ण जीव के निर्माण की होती है। और मैंने आप लोग को जुड़वा बच्चे के पढ़ाने के दौरान बताया भी था कि जब यहाँ कभी भी कहीं भी विभाजन हो जाता है, युग्मनज का कहीं विभाजन हो जाता है जिससे जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ टोटीपोटेंट कोशिका पाई जाती है और टोटीपोटेंट कोशिका में इतनी क्षमता होती है, टोटीपोटेंट कोशिका में इतनी क्षमता होती है कि वह पूर्ण बच्चों का निर्माण कर सकती है। ठीक है ना, तो समझ में आया, समझ में आया कौन कौन सी कोशिका मैंने बताया। अब यहां से एक बात और याद रखना है, यहां से एक बात और याद रखना है आप लोगों को, जो युग्मनज स्टेम सेल होती है, युग्मनज स्टेम सेल होती है, यह मुख्य रूप से सर्वाधिक कहां पाई जाती है, कहां पाई जाती है, गर्भनाल, कहां पाई जाती है, गर्भनाल में पाई जाती है। और याद रखिएगा ये जो गर्भनाल के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जो स्टेम कोशिका होती हैं, इनसे आप लोग मतलब कि यही जो क्या कहते हैं आपकी जो टोटीपोटेंट कोशिका होती है, टोटीपोटेंट कोशिका होती हैं। और टोटीपोटेंट कोशिका के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के अंगों का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको पता चाहिए कि पुराने जमाने में इस गर्भनाल को क्या करते थे लोग बाग, गड्ढे कर उसमें इसको दबा देते थे, ठीक है ना, या किसी प्रकार से इसको मार सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा वर्तमान में जब बच्चे का जन्म होता है तो इस गर्भनाल को रखने के लिए उनके पेरेंट्स से पूछा जाता है कि आप गर्भनाल को रखना चाहेंगे या नहीं। क्यों, क्योंकि जो इनकी उपयोगिता है भविष्य में उस बच्चे के आगामी 50 साल बाद इसकी बहुत सारी उपयोगिता हो सकती है। क्यों, क्योंकि इस गर्भनाल में अंदर जो स्टेम सेल पाई जाती हैं, इन स्टेम सेल के माध्यम से हम किसी भी ऑर्गन का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गन का निर्माण कर सकते हैं, इतना यह महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा भारत सरकार ने गर्भनाल को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ने कई जगह आपका स्टेम सेल बैंकों का भी निर्माण किया है, ठीक है ना, जिसमें गर्भनाल को सुरक्षित रखा जा सकता है। और उस गर्भनाल के आगामी 50 साल बाद उस गर्भनाल से जो उसकी जो कोशिका होती हैं उनका उपयोग करके हम किसी भी अंग का या फिर पूरी बॉडी का ही हम मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों, जैसे कि मान चलिए वो व्यक्ति वृद्ध हो गया या फिर उसका कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दिया, ठीक है ना, तो जब अपन के पास स्टेम सेल होंगी या फिर गर्भनाल होगी, उससे आप लोग स्टेम सेल को निकाल कर एक नए अंग का निर्माण करेंगे, किडनी का निर्माण कर लेंगे, हृदय का निर्माण कर लेंगे, लीवर का निर्माण कर लेंगे, अमाशय का निर्माण कर लेंगे, सारे अंगों को निर्माण कर लेंगे। और एक बड़े ऑपरेशन के दौरान इन अंगों को आप लोग बॉडी के अंदर क्या कर देंगे, समाहित कर देंगे। तो जितने भी हमारे अंग जो काम करना बंद कर दिए थे वह फिर से अंग उसी तरह से काम करने लगेंगे, है ना। जो वृद्धावस्था वाली समस्या होंगी वो समाप्त हो जाएंगे। तो इतने उपयोग हो जाते हैं इसके आपके स्टेम सेल के। ठीक, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब मैं आगे बात करता हूं। अब मैं आगे बात कर रहा कि स्टेम सेल के अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। स्टेम सेल का आप लोग अब अनुप्रयोग किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा स्पीड है, यदि स्पीड ज्यादा लग रही होगी तो थोड़ा सा वीडियो को रोक कर या फिर पीछे करके आप लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं, है ना। तो अपने हिसाब से आप अपनी स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, वो आप पे ही डिपेंडेड है, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
अब आप लोग पढ़ रहे हैं स्टेम कोशिका के अनुप्रयोग, कि स्टेम कोशिका का आप लोग उपयोग कहां कहां कर सकते हैं, ठीक है ना, किन क्षेत्रों पर कर सकते हैं, इनसे क्या क्या प्रॉफिट हो सकती है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो हम अनुवांशिक बीमारी को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से, मैंने बताया था कि जैसे कि युग्मनज जो स्टेम सेल है, युग्मनज स्टेम सेल जो है, इसका निर्माण कहां से हुआ होगा, जो स्टेम सेल है इसका निर्माण कहां से होगा, माता और पिता से हुआ होगा। तो माता पिता के जो बीमारियां पुत्र तक पहुंचती हैं उसे ही आनुवांशिक बीमारियां बोलते हैं, उन्हें ही आनुवांशिक बीमारियां बोलते हैं। तो अब जब ये कोशिका है तो इस कोशिका में हमें पता है कि यहाँ क्या है, एक आनुवांशिक बीमारी है, ठीक। तो आप लोग क्या कर देते हैं कि इसका उपयोग करके आप लोग इनको नष्ट करके इसमें कोई दूसरी कोशिका को लगा देते हैं और ये लगातार इसका वृद्धि होती रहती है, तो यहां से आनुवांशिक बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। नहीं समझ पाए हैं, देखिएगा, समझिएगा। माता और पिता की जो बीमारियां पुत्र तक आती हैं इसे आनुवांशिक बीमारी कहते हैं, ठीक। अब ये इसका जो पुत्र होगा उसके पास भी यही बीमारी जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे कि आनुवांशिक बीमारियों को यदि आप उनको नष्ट करना है तो माता पिता के द्वारा जो जाइगोट का निर्माण हुआ है, युग्मनज का निर्माण हुआ है, तो इससे आप लोग उस रोग को हटाकर उसके कुछ दूसरे लक्षण इसमें डाल देते हैं और जब यह नया जीव बनेगा तो इससे आनुवांशिक बीमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसका दूसरा उपयोग आप लोग किस चीज में करते हैं, तो मानव अंग के निर्माण के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए, मानव अंग का निर्माण आप लोग किस प्रकार से करते होंगे, ठीक। तो मैंने बताया था कि जो स्टेम सेल होती हैं, तो स्टेम सेल कई प्रकार से होती है, आपको किस आधार पर जरूरत है आप उसके आधार पर, जैसे मान चलते अंग की बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं मैं, अंग की बात करता हूं। जब अंग के निर्माण करना है तो आप लोग क्या करेंगे, वयस्क कोशिका एक बताया था मैं, वयस्क कोशिका बताया था, तो वयस्क कोशिका को आप लोगों ने उस अंग से निकाला, ठीक, और इस वयस्क कोशिका को किसी अन्य जीव में प्रवेश कर दिया। जैसे कि सबसे जो याद रखिएगा, जो सार्वधिक जो अंगों का निर्माण करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वह बकरी और सुअर के बॉडी में इनको निर्माण किया जाता है। तो अब होता क्या है कि अंग के निर्माण के लिए आप लोग ने, जैसे अपन को लीवर चाहिए, क्या चाहिए, लीवर चाहिए, तो मैंने बताया था कि प्रत्येक अंग में एक वयस्क कोशिका होती है, क्या होती है, वयस्क कोशिका होती है। तो आप लोगों ने लीवर से एक वयस्क कोशिका निकाला, इसके बाद इस वयस्क कोशिका को किसी अन्य जीव में प्रवेश कर देते हैं, अन्य जीव में जैसे बकरी या सुअर में प्रवेश कर देते हैं। तो यह उसमें जाके उसका जब उसमें प्रवेश करेंगे तो लीवर बकरी में भी पूरा डेवलप हो जाएगा, जब डेवलप हो जाएगा, विकास हो जाएगा लीवर का, तो आप लोग इसके अंदर से निकालकर पुनः मानव के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो इस आधार पर आप लोग मानव के अंग का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से बात करता हूं मैं दिव्यांगजन, जैसे जो विकलांग लोग होते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं, तो उनकी समस्याओं को भी आप लोग सरलता से दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। हाथ पैर जो भी अन्य चीजों की जो समस्याएं हैं उनके माध्यम से आप लोग इसको दूर कर सकते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात, इसका इतना महत्व है कि मानव की आयु को बढ़ाया जा सकता है। अभी आज तक की ऐसी कोई तकनीकी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये जो आपका स्टेम सेल होती हैं, स्टेम सेल के माध्यम से आप लोग मानव की आयु की बढ़ाने की भी संभावनाओं को तय कर चुके हैं। किस आधार पर, जैसे मैंने बताया, कोई यदि व्यक्ति 70 साल का है, यदि कोई व्यक्ति 70 साल का है तो स्वाभाविक रूप से इसके जो ऑर्गन्स होंगे वह काम करना बंद कर दिए होंगे या फिर वीक हो गए होंगे, कमजोर हो गए होंगे उनकी वृद्धावस्था के दौरान। तो होता क्या है कि प्रत्येक अंग में, मैंने बताया था, प्रत्येक अंग में जो आपके वयस्क स्तंभ कोशिका होती हैं उनके माध्यम से आप लोग प्रत्येक अंगों को एक नया कर सकते हैं। यदि ये व्यक्ति
पति है, यदि पैसे वाला है, तो प्रत्येक अंगों को सरलता से बनवा के और अपने ही बॉडी में से पुनः लगाकर वह अपने आप को एक युवा जैसे फील करने लगेगा स्वाभाविक रूप से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मानव की आयु और लगातार वह यह प्रक्रिया करता रहेगा तो स्वाभाविक रूप से जब उसके शरीर में किसी प्रकार से हास्य नहीं होगा, उसके शरीर में किसी प्रकार से कमजोरी नहीं होगी, जीर्णता नहीं आएगी, तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन याद रखिएगा, यह पर्यावरण के लिए, इस विश्व के लिए, ये समाज के लिए बहुत ही इसका दुरुपयोग की संभावना हो सकती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब इसका लगातार आप लोग उपयोग करेंगे, जब कोई व्यक्ति मरेगा ही नहीं, जन्म लगातार लेते रहेंगे, उनकी मृत्यु नहीं होगी, तो इसमें जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्याएं बहुत सारी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है ना। या फिर व्यक्ति अपने आप को सर्वशक्तिमान ही मानने की संभावना हो सकती है। तो ये समस्या होती है आपकी, ये आपकी जो समस्या भी हो सकती है और ये आपके अनुप्रयोग हैं किसके? स्टेम सेल के, ठीक। चलिएगा, अब एक बात करता हूं मैं, इसकी कुछ कमियां हैं। कमियां क्या क्या हैं? कमियां क्या क्या हैं? कमियां देख लीजिए। कमियां ये है कि स्टेम सेल से जो कोई भी ऑर्गन बनाते हैं उससे कैंसर जैसी समस्याएं भी होती हैं। दूसरा इसके कारण से आपराधिक मामले भी बढ़ने लगते हैं, इसके कारण से आपराधिक मामले भी बढ़ने लगते हैं, ठीक है ना। या फिर इसमें उत्परिवर्तन जैसी समस्या भी होती है। उत्परिवर्तन जैसी समस्या होती है। उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन जैसी समस्या ये होता है कि जीन के लक्षण में परिवर्तन हो जाना। यदि मान के चलिए आपने किसी दूसरे लक्षण के लिए जीन लगाया था और उस जीन में उत्परिवर्तन होने के पश्चात कोई दूसरा लक्षण उत्पादित हो गया, वह कहला जाएगा उत्परिवर्तन। तो इस प्रकार से इसमें समस्या भी हो सकती हैं। ये है आपकी स्टेम सेल तकनीकी की कमियां, ठीक है ना। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को पूरा स्टेम सेल समझ में आ गया होगा, ठीक। यदि आप लोग को स्पीड ज्यादा लग रही है तो इसे आप लोग अपने हिसाब से मैनेज करके इसको देख सकते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं तो इसको देख लीजिएगा। कुछ छोटे छोटे शब्दावलियां हैं, इनको ध्यान से देखिए। कुछ छोटे छोटे शब्दावली आपको मिलेगी, इनको कवर कर लीजिए। जैसे पहला आपको मिल सकता है या मे बी, इसका फुल फॉर्म होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या मे बी। होता क्या है? एमएवी क्या है? एमएवी एक प्रकार से एक तकनीकी है, इसको समझना है किस प्रकार से। देखिए होता क्या है, जब कोई ऐसी बीमारी होती है, जब कोई ऐसी बीमारी होगी, ठीक है ना, जिसका कोई उपचार ना होगा, जिसका कोई उपचार ना हो, याद रखिएगा, जब कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई उपचार ना हो या इसकी कोई दवा ना हो, ठीक है ना, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, उस बीमारी का जो कारक है, जो उस बीमारी का कारक है जिसके कारण वह हुआ है ना, उसको लेकर एक चूहे में प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। एक चूहे में क्या करेंगे? इसको प्रवेश करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जब ये जो कारक है इस चूहे में प्रवेश करेगा तो इस चूहे में भी क्या हो जाएगा? ये रोग हो जाएगी, ठीक है ना। जिसके कारण से इस चूहे के अंदर क्या निर्माण होगा? एंटीबॉडी निर्माण होगा। क्या होगा? एंटीबॉडी निर्माण होगा, ठीक है ना। इस चूहे में क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी निर्माण होगा। स्वाभाविक रूप से आप ये समझिए कि जब कोई ऐसी बीमारी है जिसके पास हमारे पास उपचार नहीं है, है ना, लेकिन
उस बीमारी का कारक तो है कि ये बीमारी किस कारण से हुई, है ना। तो उस कारक को आप लोग लेके एक चूहे में प्रवेश कर देंगे। क्या कर देंगे? एक चूहे में प्रवेश कर देंगे। जब इस चूहे में प्रवेश कर देंगे तो ये चूहा इस रोग से बचने के लिए अपनी बॉडी के अंदर इस रोग के प्रति क्या करेगा? एंटीबॉडी का निर्माण करेगा कि मुझे इस रोग से बचना है, तो उसके बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ठीक। अब क्या करेंगे? ये जो एंटीबॉडी है, ये जो आपकी एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी को कैंसर कोशिका के साथ मिला देते हैं। क्या कर देते हैं? कैंसर कोशिका के साथ मिला देते हैं। और यहीं से याद रखिएगा, जब किसी कैंसर कोशिका के साथ मिलाएंगे, इसे आप लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिडोमा। क्या बोलेंगे? हाइब्रिडोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइब्रिडोमा बोलेंगे। जब इस एंटीबॉडी को कैंसर कोशिका के साथ मिला देंगे, लेकिन बात आएगी सर यहाँ कैंसर कोशिका के साथ क्यों मिलाएंगे? कैंसर तो एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो याद रखिएगा, कैंसर क्या है? कैंसर क्या है? तो कैंसर किसे बोलते हैं? तो किसी कोशिका का अनियंत्रण कोशिका, मतलब कि नियंत्रण से भी ज्यादा कोशिका हो जाना क्या कहलाता है? कैंसर। तो हमें इस एंटीबॉडी का अत्यधिक मात्रा में चाहिए। हमें ये जो एंटीबॉडी है अधिक से अधिक मात्रा में चाहिए। तो इसका निर्माण कैसा होगा? तो इसका निर्माण जब आप लोग इस एंटीबॉडी को कैंसर कोशिका के साथ मिला देंगे, तो ये जो एंटीबॉडी है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगी? निर्मित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निर्मित हो जाएगी। ठीक है ना। और जो ये बहुत सारी, जब ये क्या है? एक प्रकार का क्लोन बन गया ना। ये जो एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी का ये बहुत सारे क्या बन गए? क्लोन बन गए। इनका हूबहू, इस एंटीबॉडी का हूबहू यहां बहुत सारे एंटीबॉडी क्या हो गई? बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि ये जो कैंसर कोशिका है, तो कैंसर कोशिका अनियंत्रित वृद्धि करती है, जिसके कारण से यहां बहुत सारी क्या बन जाती हैं? क्लोन बन जाती हैं। इस कारण से इसे आप लोग क्या बोल देते हैं? मोनोक्लोनल। क्या बोलते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और इस एंटीबॉडी को लेकर आप लोग जो रोगी था, रोगी के शरीर पर प्रवेश करवा देते हैं। ठीक है ना। इतना समझ में आया आप लोगों को? यह कहलाता है आपका MAB। क्या कहलाता है? MAB, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। उम्मीद है कि समझ में ये आ गया होगा। ठीक है ना। इसके बाद आपका उनका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बायो फोर्टिफाइड। क्या है? बायोफोर्टिफाइड फसल। ठीक है ना। फसल याद रखिएगा, बायोफोर्टिफाइड फसल किस प्रकार से फसल होती हैं? बायोफोर्टिफाइड जो फसल होती हैं, ये किस प्रकार से फसल होती हैं? होती हैं और इनकी क्या महत्ता है? याद रखिएगा, ऐसी फसलें जिसमें सूक्ष्म तत्वों की अधिकता। याद रखिएगा, अब ये करंटली है। ऐसी फसलें जिसमें सूक्ष्म तत्वों की अधिकता होती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? बायोफोर्टिफाइड फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोफोर्टिफाइड फसल बोलते हैं। ठीक है ना। होता क्या है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा, आपको पता है बहुत सारे व्यक्ति या मनुष्य ऐसे होते हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत सारे तत्वों की कमी होती है। क्या होती है? बच्चे, बूढ़ों में या महिलाओं में बहुत सारे तत्वों की कमी होती है। ठीक है ना। अब उन तत्वों में जब कमी होती है, स्वाभाविक रूप से जब उन तत्वों को आप लोग प्रदान करेंगे तभी तो उनकी कमियों की दूर होगी, है ना। तो इसके लिए आप लोग इन प्रकार के फसलों का उपयोग करते हैं। तो इन प्रकार की फसलों में होता क्या है, जैसे कि आप लोग कोई फसल लेते हैं, जैसे XYZ आप लोग लेते हैं धान। क्या ले लेते हैं? धान मतलब चावल,
ठीक है ना। धान लेते हैं, चावल लेते हैं, चावल में जनरली जिंक नहीं पाया जाता है। चावल में क्या होता है, समान तौर पर जिंक नहीं पाया जाता है। तो आप लोग इस तकनीकी का उपयोग करके आप लोगों ने क्या किया, धान में जिंक को क्या डाल दिया और इस प्रकार से जो चावल में जो जिंक की कमी होती थी वह जिंक की आपूर्ति होने लगी, है ना। तो याद रखिएगा, इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने मिलके एक चावल की नस्ल बनाई जिसका नाम था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, DRR धान 4। ये एक चावल की नस्ल है जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। तो जिन भी व्यक्ति को जिंक की कमी होती है वह चावल को खाकर जिंक की प्रचुर मात्रा को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से बाजरा का निर्माण किया गया भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा। बाजरा का निर्माण किया गया जिसमें प्रचुर मात्रा में आयरन डाला गया। क्या डाला गया, आयरन डाला गया, जिसकी नस्ल को क्या बोला गया, धन शक्ति। क्या बोला गया, धन शक्ति बोला गया, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, बायोफोर्टिफाइड फसल। ऐसी फसल जिसमें सूक्ष्म तत्वों की मात्रा जिसमें सूक्ष्म तत्वों की मात्रा अधिकतम होती है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, बायोफोर्टी फसल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने धान के लिए बनाया था DRR धान 4 जिसमें जिंक की प्रचुर मात्रा होती है, और आप लोगों ने बाजरा के लिए क्या बनाया था, धन शक्ति जिसमें आपका आयरन की प्रचुर मात्रा होती है, ठीक। तो ये क्लियर हुआ। चलिए अब जो नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, आता है इंपॉर्टेंट है बायोपायरेसी। यहां दो वर्ड आते हैं, एक बायोपायरेसी आता है, दूसरा आता है बायोपेटेंट। तो पहले आप लोग बात करेंगे पायरेसी मतलब समान तौर पर आपको पता है चोरी। क्या हो जाएगा, चोरी, ठीक। बायोपायरेसी मतलब कि बायो चोरी, ठीक है ना। तो ये होता क्या है, बायोपायरेसी क्या है, जैव चोरी, इसको आप लोग समान भाषा में बोल सकते हैं, जैव चोरी, है ना। तो इसको होता क्या है कि जैसे आप लोग बात करते हैं भारत में, और मैं थोड़ा सा USA की बात करता हूं या इंडिया की बात करता हूं, दोनों लोगों की बात करते हैं आप लोग। तो जैसे मैंने किसी जैव तकनीकी या किसी औषधि की या किसी तत्व की खोज किया, ठीक है ना। इंडिया वालों ने किसी जैव तकनीकी या किसी औषधि का जैव से संबंधित किसी भी बायो से संबंधित किसी भी क्षेत्र में यदि कोई खोज होती है, ठीक है ना, और जब ये खोज हो गई, ठीक है ना, तो जब खोज हो गई तो खोज हमने किया और लेकिन इस खोज का जो रजिस्ट्रेशन इन देश वालों ने कर लिया कि हमने इस खोज को किया है, हमने इस चीज को खोजा है, ठीक है ना। जैसे मान चलिए हल्दी चंदन के बारे में, कोई हल्दी के बारे में, हल्दी के गुणों के बारे में भारतीयों ने खोज किया, ठीक है ना, और अमेरिका ने हल्दी का क्या करवा लिया, पेटेंट करवा लिया। पेटेंट मतलब एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवा लिया कि अब ये हल्दी के जो भी व्यक्ति जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका हमें क्या देना पड़ेगा, उसका हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि हल्दी के गुण को हमने खोजा है। यदि आप कोई हल्दी से कोई क्रीम बना रहे हैं, कोई कॉस्मेटिक क्रीम बना रहे हैं, कुछ भी यदि कोई दवा बना रहे हैं, इसके गुणों का जो इफेक्ट जो हमारे कारण से आपको पता चला है ना, तो आपको इसका हिस्सा हमें भी देना पड़ेगा। बात समझ में आई ना। तो खोज किसने किया, इन्होंने किया, लेकिन इसे चोरी किसने कर डाली, किसने अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया, अमेरिका ने करवा लिया, ठीक है ना। ये कहलाता है बायोपेरेसी। या फिर ऐसे ही बायोपेरेसी समझ सकते हैं कि मैंने कोई खोज किया, उसका मैंने पेटेंट भी करवा लिया, लेकिन पेटेंट मैंने करवाया और इस पेटेंट ये दूसरा व्यक्ति है जिसने इस जो हमारा प्रोडक्ट है इसका मार्केटिंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है और हमारे अनुमति के बिना, तो ये भी क्या कहला जाएगा, बायो पेटेंट कहला जाएगा, बायोपेरेसी कहला जाएगी, ठीक है ना, बायो चोरी कहला जाएगी। अब दूसरा वर्ड यहां आता है बायो पेटेंट। क्या है, क्या आता है, बायो पेटेंट।
पेटेंट क्या है? तो बायो पेटेंट कुछ भी वर्ड नया नहीं है, जो हमने जैव से संबंधित खोज किया या कोई तकनीकी की आविष्कार किया, उसका एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवा लेना, पेटेंट करवा लेना, ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बायो पेटेंट कहलाता है। यहीं से एक वर्ड थोड़ा सा बायो पायरेसी से एक वर्ड याद रखिएगा, बायो पायरेसी से एक वर्ड याद रखिएगा, TKDL, TKTL याद रखिएगा, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, या फिर याद रखिएगा, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, या फिर हिंदी में इसको आप समझ सकते हैं पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, ये एक भारत की एक योजना है। इस योजना के तहत आप भारत के पारंपरिक ज्ञान के बारे में, उसके बारे में जानकारी, कोई नया चीज आपने यदि खोजा है, इसे आप इस पोर्टल के अंदर फीड कर सकते हैं। भारत के अंदर जितनी भी औषधि, कोई भी तकनीक, ये सब सारी चीजें आप इसमें फीड कर सकते हैं। ये भारत की एक एक योजना है जो अपने पारंपरिक ज्ञान को विश्व स्तर पर बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है ना। ये कुछ चीजें थी इंपॉर्टेंट, बायो पायरेसी और बायो पेटेंट, ठीक। अब एक बात करते हैं, बायो स्टोरेज की बात करता हूं मैं। किसकी बात करता हूं? इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बायो स्टोरेज, ठीक है ना। बायो स्टोरेज होता क्या है? बायो स्टोरेज, आपको पता है कि आप लोग किसी भी मेमोरी को, किसी भी याददाश्त को, किसी भी डेटा को आप लोग मेमोरी के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? मेमोरी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना। यही कहलाता है आपका क्या? स्टोरेज। क्या कहलाता है? स्टोरेज। लेकिन जब आप लोग डेटा को किसमें? जैव रूप में स्टोरेज करने लगे। जैव रूप मतलब DNA, RNA आदि के अंदर डेटा को स्टोरेज करने लगेंगे, उसे आप लोग क्या बोल देंगे? बायो स्टोरेज, मतलब कि जैव भंडार, जैव स्टोरेज। जब जैव में मतलब DNA में, RNA में इसका अपन लोग क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, उसे आप लोग क्या बोल देंगे? बायो स्टोरेज बोल देंगे, ठीक। चलिए, अब यहां आप लोगों को दो वर्ड और देखने को मिलेंगे, इसको भी देख लीजिएगा। एक होता है यूजेनिक्स, दूसरा वर्ड होता है यूथेनिक्स, ठीक। यूथेनिक्स, एक होता है यूजेनिक्स और दूसरा होता है यूथेनिक्स। देखिए, होता क्या है, आपको पता है, जब शिशु का निर्माण होता है तो प्रत्येक शिशु के जो लक्षण होते हैं, प्रत्येक शिशु की जो क्षमता होती है, प्रत्येक शिशु की जो कार्य करने की कैपेसिटी होती है, सब अलग अलग होती है, ठीक। तो और कभी कभी ऐसा, ये जो डिपेंडेंट होता है, क्षमता जो होता है, उसका जो आकार होता है, उसकी जो बौद्धिक क्षमता होती है, सब कुछ डिपेंडेंट करता है उनके अनुवांशिक पर, मतलब उनके माता पिता पर, है ना। तो याद रखिएगा, तो जो मानव की पीढ़ी में जो अनुवांशिक सिद्धांत पर सुधार किया जाता है, याद रखिए, जब मानव की पीढ़ी में अनुवांशिक सुधार किया जाए,
मतलब अनुवांशिक सुधार मतलब ये समझिएगा, जैसे आप लोगों ने पहले आप लोग डीएनए पुनर्संयोजी जीनक्स जीनोम वगैरह जो पढ़ चुके हैं उनके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। तो यदि मान के चलिए, सबसे पहले मैं यूजेनिक्स की बात करूंगा। मैं ये यूजेनिक्स है, क्या है इसकी बात कर रहा, मैं यूजेनिक्स की बात कर रहा। तो जब शिशु में अनुवांशिक सुधार किया जाए, शिशु में अनुवांशिक सुधार मतलब कि जब वह गर्भ में ही हो या फिर जब उसका युग्मनज का निर्माण हो रहा हो या जाइगोट का निर्माण हो रहा हो, जब उसका जाइगोट का निर्माण हो रहा हो तो जाइगोट में ही सुधार कर दिया जाए। यदि हमें लंबे शिशु की जरूरत पड़ेगी तो हम जो लंबाई वाला डीएनए है तो उसके अंदर लंबाई वाले डीएनए को प्रवेश कर देंगे। या हमें बौद्धिक स्तर वाला चाहिए जिसका बौद्धिक स्तर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो तो हम उसके अंदर डीएनए बौद्धिक वाला प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो ये कहलाता है आपका अनुवांशिक सुधार, जो कि आपके उसके अनुवांशिक स्तर पर ही सुधार कर दें, ठीक है ना। लेकिन जब दूसरा पक्ष आएगा यूथेनिक्स के, किसकी बात कर रहा मैं, यूथेनिक्स मतलब ये है कि जब बच्चे में प्राकृतिक रूप से सुधार हो, मतलब कि समाज में रहकर सामाजिक में, है ना, उसका पोषण बाहरी पोषण प्रदान करके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं वो कल्चर किस कल्चर में है उसके आधार पर उसका सुधार किया जाए, है ना, या फिर वातावरण पे आधार पर सुधार किया जाए, ज्ञान को अर्जित करके सुधार किया जाए, यह कहला जाएगा आपका प्राकृतिक। लेकिन जो यूजेनिक्स होता है यह अनुवांशिक सुधार मतलब डीएनए एडिटिंग वगैरह करके इसमें सुधार कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए अब इसमें यहां से समझना है, ये जो है ये पूंजीपति लोग ही करवा सकते हैं, है ना, क्योंकि स्वाभाविक रूप से डीएनए एडिटिंग वगैरह करना है ना, तो इसमें क्या करें, पूंजीपति लोग कर सकते हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से इसमें भी क्या लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप ये बताइए जितने ही पूंजीपति होंगे सारे पूंजीपति बच्चे को मतलब शिशु को गर्भ के अंदर ही इंटेलिजेंट बना देंगे, है ना, डीएनए एडिटिंग करके उसके अनुवांशिक सुधार में गर्भ के अंदर ही बस महान शक्तिशाली महान ज्ञाता बन सकता है, बौद्धिक क्षमता वाला बन सकता है, ठीक है ना। तो इस चीजें थोड़ा सा सामाजिक के लिए क्रूतियां भी होंगी, इसलिए इसमें बैन लगा दिया गया है। और यूथेनिक्स क्या कहलाता है, यूथेनिक्स वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को प्राकृतिक तौर पर उसमें सुधार किया जाए, ठीक है ना। ये कहलाते हैं आपका यूजेनिक्स और यूथेनिक्स। अब थोड़ा सा आप लोग इस भाग का लास्ट थोड़ा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं, इसके बाद इसको आप लोग आज ये इतना ही कवर करेंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा एक बार और आप लोग देख लेते हैं एक टॉपिक। देखिएगा टॉपिक एक नया है, जैव प्रौद्योगिकी के नकारात्मक प्रभाव, जैव प्रौद्योगिकी के या फिर बायोटेक्नोलॉजी के नकारात्मक प्रभाव, मतलब का इसका नेगेटिव क्या है। अभी तो आप लोगों ने बहुत सारे फायदे देखे कि आप लोग जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये कर सकते हैं, इतने लाभ कमा सकते हैं, अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, किसी प्रकार से बच्चे का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, इनके बारे में भी आप लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करूंगा इसका नकारात्मक प्रभाव जो होता है वह होता है टर्मिनेटर जीन। क्या होता है? टर्मिनेटर जीन, ठीक है ना। याद रखिएगा टर्मिनेटर जीन 1998 में बनाया गया था। टर्मिनेटर जीन 1998 बनाया गया था। इसका उपयोग आप लोग किस प्रकार से करते हैं? इसका उपयोग क्या करते हैं, इसके द्वारा इसका निर्माण फसलों में डाल देते हैं, क्योंकि बहुत लोग फसलों में कर देते हैं। किस में कर देते हैं? फसलों में, ठीक है ना, फसलों पर डाल देते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो टर्मिनेटर जब जीन फसल में डाल देते हैं तो इस फसल को उगाने के लिए आप लोग एक बार ही इनके बीज का उपयोग करते हैं, एक बार भी इनके बीज का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग आप लोग दोबारा बीज के रूप में नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जिन बीजों में टर्मिनेटर जीन मिला होगा उन बीज का आप लोग एक बार उपयोग किए, इसके बाद जो फसल तैयार हुई, फसल को
तैयार करने के बाद यदि हम अब ये सोचेंगे कि यदि हम इसी बीज का दोबारा उपयोग करेंगे तो वह फसल उत्पादन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये कई जो आपके वैज्ञानिक है ये बड़े चतुरे होते हैं, है ना, और अपनी चतुराई को दिखाने के लिए इस जीन का निर्माण किया। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा होने लगे कि एक बार ही हम फसल को बहुगुणता के आधार पर इसका निर्माण कर देंगे, है ना, और फिर उस किसान इसको बीज भंडार के लेने के बाद इसका उपयोग लगातार खुद करता रहेगा, तो वैज्ञानिकों का इसमें कोई भी लाभ फिर नहीं होगा। तो वह अपनी चतुराई को दिखाते हुए टर्मिनेटर जीन का निर्माण किया 1998 में। तो इस जीन के माध्यम से क्या होता है कि जो फसल का आप लोग एक बार ही इसके बीज के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है ट्रेसर जीन। क्या होता है? ट्रेसर जीन। अब इसमें भी इन्होंने वैज्ञानिकों ने बहुत चतुराई दिखाई है ना। ट्रेसर जीन क्या होता है? ये एक विशेष प्रकार का जीन है। इसे फसल में मिलाने से जो फसल है वह बिना रसायन के उत्पादित नहीं होती है, ठीक है ना। बिना केमिकल डाले ही फसल आपकी होगी ही नहीं, ठीक है ना। जैसे आप वर्तमान परिदृश्य पर देखिए, जो मार्केट से आप बीज लाते हैं वह उत्पादन तो अच्छा देते हैं, किंतु आप देखेंगे कि इन बीजों का आप लोग दोबारा उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। और आज के वर्तमान परिदृश्य में जब तक कि उसमें रासायनिक उर्वरक नहीं डाला जाता है तो वह उत्पादन ही नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटर जीन और ट्रेसर जीन, ठीक। इसके नकारात्मक प्रभाव और किस प्रकार से हो सकते हैं? तो नकारात्मक जैसे जैव हथियार ये बहुत ही खतरनाक इसका अनुप्रयोग है। बायोटेक्नोलॉजी का ये बहुत ही खतरनाक अनुप्रयोग है। इससे पूरे विश्व को एक ही झटके में समाप्त करने की क्षमता रखता है। अब अच्छा, जैव हथियार होता क्या है पहले समझिएगा। जैव हथियार क्या है? तो सीधी सी बात, जीवों का हथियार के रूप में उपयोग करना जैव हथियार कहलाता है। जैसे मान चले कोई ऐसा जीवाणु का निर्माण किए या ऐसे विषाणु का निर्माण किए जिससे कोई बहुत ही बड़ी महामारी फैल जाए या फिर बहुत ही बड़ी समस्याएं पैदा होने लगे, है ना। और इस विषाणु को किसी देश में छोड़ दिया जाए या फिर कई सारे देशों में एक साथ छोड़ दिया जाए, है ना। तो ये जो समस्याएं, ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा? वार हो जाएगा, है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका आप लोग उपयोग हथियार के रूप में कर रहे हैं। इस विषाणु का निर्माण करके हम किसी भी देश में इस विषाणु को छोड़ देंगे, उस देश में महामारी फैल जाएगी, है ना। उसमें लोग विकलांगता से हो सकते हैं, कुछ ही समस्या हो सकती हैं। तो इस जैसे भी आप वर्तमान प्रदेश पर देखेंगे, जो आपका कोरोना वायरस है, तो कुछ न्यूज या कुछ चैनल वालों कुछ एक अफवाह के रूप में ही मान सकते हैं कि बोला जाता है कि जो चाइना है तो कोरोना वायरस का जैव हथियार के रूप में प्रयोग किया है। लेकिन इसे हम स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी इसकी स्पष्ट पुष्टि नहीं हो पाई है ना। लेकिन इसी आधार पर ही होता है। जैसे कोई देश एक वायरस का निर्माण किया और उस वायरस को छोड़ दिया, तो जिस भी देश में छोड़ेगा या फिर संपूर्ण जो आसपास के देश हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा? जन और धन दोनों की हानि होती है, जिससे उस देश को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी उसमें क्या हो जाएगा? हास होता है। तो इस आधार पर हम जैव हथियारों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, और भी भिन्न प्रकार के जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से मैंने बताया था कि जितनी भी ज्यादा प्रकृति से खिलवाड़ होगा उसमें भी सब बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, है ना। जीवों के अंदर कैंसर की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये होते हैं आपके क्या? जैव प्रौद्योगिकी के नकारात्मक प्रभाव, ठीक है ना। जितने मैंने आज आप लोगों को टॉपिक कवर किया है उनको आराम से देखिए, है ना। उनको लगातार आप लोग इसको कवर कीजिए, इनकी नोट्स बनाइए, है ना। इसको थोड़ा सा एक बार दोहराने की कोशिश करिएगा। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, इसको आप लोग वीडियो
दोबारा करके देख सकते हैं। और यदि आप बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 1, 2, 3, 4 यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर इसके आप टॉपिक देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि हमारे जो टॉपिक है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी का है, नैनो टेक्नोलॉजी का है, डिफेंस टेक्नोलॉजी का है, ये सारे टॉपिक आपके प्लेलिस्ट पर डले हुए हैं, तो आप जाकर वहां इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।